हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज कविता है एंड वेलकम टू वन क्लासेज। बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन सिस्टम चैप्टर सेकंड, मानव तंत्र। ये जो चैप्टर है वो आपकी बुक का सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे ज्यादा मार्क्स का भी चैप्टर है। ये आएगा आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का, जिसके अंदर एक तो आएगा आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 मार्क्स का और एक आएगा आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी निबंधात्मक क्वेश्चन, वो आएगा 5 नंबर का। तो टोटल 6 नंबर का चैप्टर है ये आपके एग्जाम में आने वाला है। सबसे बड़ा चैप्टर है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर हम हमारी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन हैं उन सभी ऑर्गन का क्या काम है, कैसे वो फंक्शन करते हैं, वो सभी चीजें हम इसमें डिटेल से करेंगे। तो ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग तो होगा क्योंकि आपको अपनी बॉडी के बारे में पता चल रहा है कि आपकी बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन है, वो कैसे काम कर रहे हैं। तो कहीं भी आपको ये नहीं लगने वाला है कि आप चैप्टर लंबा खींच रहा है या फिर आप बोर होने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आप एकदम ध्यान से समझना और ध्यान से पढ़ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम में क्या पढ़ेंगे हम कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो किससे मिलकर बना है। हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। सबसे पहले हम सेल की बात करते हैं। हालांकि आप 8th 9th क्लास के अंदर ये सब पढ़ चुके हैं, सेल क्या है, टिश्यूज क्या है, ये सब आप देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम एकदम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं इसको। आपको नहीं भी ध्यान है तो कोई इश्यू नहीं है। देखिए, सेल जो है वो हमारी बॉडी का निर्माण कर रही है। जैसे एक घर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक मकान बनाने के लिए सबसे पहले हमें ईंटें चाहिए। खूब सारे ईंटें मिलकर पूरा मकान तैयार होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारी बॉडी है वो बॉडी किससे बनी होती है, कोशिकाओं से बनी होती है। यानी बॉडी को बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सेल चाहिए, कोशिका चाहिए। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं, बॉडी का निर्माण करती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो कोशिका है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। अब ये जो कोशिकाएं हैं वो हमारी बॉडी की संरचना का निर्माण कर रही है और हमारी बॉडी में जितने भी कार्य हो रहे हैं, जैसे पाचन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, ये जितने भी कार्य हैं वो भी किसके कारण हो रहे हैं, कोशिकाओं के कारण हो रहे हैं। इनको भी कौन कर रहा है, कोशिकाएं कर रही हैं। तो एक तो हमारी बॉडी की संरचना का निर्माण किया, एक उसमें होने वाले जितने भी कार्य हैं उन सब का वो सब कार्य किए। तो हम क्या बोल देंगे कोशिका को कि ये हमारे शरीर की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक क्यों है, क्योंकि ये हमारे बॉडी की संरचना का निर्माण कर रही है। और क्रियात्मक इकाई क्यों है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर होने वाले विभिन्न कार्यों का संपादन भी कौन करता है, कोशिकाएं करती हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कोशिकाओं को, कोशिका शरीर की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए, ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, टिश्यूज का निर्माण करती हैं, ऊतक का निर्माण करती हैं। यानी ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं। यानी बहुत सारी कोशिकाओं का समूह जो समान प्रकार की कोशिकाएं हैं। ठीक है, समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह क्या बनाता है, ऊतक बनाता है। यानी जो भी हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, जैसे मैं यूं मानूं कि 100 कोशिकाएं हैं कि उनका ये एक अलग कार्य है, वो ये कार्य करेंगी, पाचन करेंगी। 100 कोशिकाएं हैं वो जैसे उत्सर्जन करेंगी। तो वो कोशिकाएं मिलकर क्या करती हैं, टिश्यूज का निर्माण करती हैं। टिश्यू जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा है, संयोजी ऊतक है, पेशी ऊतक है, अस्थि ऊतक है, ये क्या है, टिश्यू है। यानी कोशिकाओं का एक समूह है जो टिश्यू का निर्माण कर रहा है, समान प्रकार की कोशिकाएं। तो हम क्या बोलेंगे, ऊतक क्या होता है, समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह। यानी 2 या 2 से अधिक समूह क्या होता है, 2 या 2 से अधिक कोशिकाएं। तो समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह क्या होगा, ऊतक होगा। ठीक है, अब ऊतक से क्या बनता है, अंग बनता है। ये हमने जो बनाया हुआ है ना, ये हमने इसी तरीके से बनाया हुआ है कि जो कोशिकाएं हैं वो ऊतक का निर्माण करती है। ऊतक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अंगों का निर्माण करते हैं। अंग मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और अंग तंत्रों से बनता है हमारा पूरा शरीर। तो देखो, कोशिकाओं का समूह क्या बनाया, ऊतक बनाया। अब ऊतकों का समूह, ग्रुप ऑफ टिश्यूज क्या बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं, अंग जैसे लीवर है, यकृत है, अमाशय है, छोटी आंत है, हार्ट है, ये सब क्या है, ऑर्गन है। ये किससे बने हैं, टिश्यूज से बने हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यूज से बने। तो ऊतकों का समूह क्या कहलाएगा, अंग कहलाएगा। अब खूब सारे अंग मिलकर क्या करेंगे, अंग तंत्र का निर्माण करेंगे, ऑर्गन
सिस्टम का निर्माण करेंगे। जैसे यहाँ पर अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके अंदर कौन कौन से अंग आएंगे? जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, मुख आता है आपका, फिर ग्रसनी आती है, ग्रसिका आता है, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब क्या है, ऑर्गन है। और इन सभी ऑर्गन से मिलकर क्या बना है, पाचन तंत्र बना है, डाइजेस्टिव सिस्टम बना है। तो बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाते हैं, अंग तंत्र बनाते हैं। और ऐसे अंग तंत्र हमारे शरीर में कई प्रकार के पाए जाते हैं, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है, प्रजनन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र है, ठीक है। इतने सारे तंत्र, ये सभी तंत्र मिलकर क्या करते हैं, हमारे पूरी बॉडी का निर्माण करते हैं, हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में? तो कोशिकाएं यानी ग्रुप ऑफ सेल क्या करेंगी, टिश्यूज का निर्माण करेंगी, ग्रुप ऑफ टिश्यूज ऑर्गन का निर्माण करेंगे, अंगों का निर्माण करेंगे, और बहुत सारे अंग मिलकर क्या करेंगे, अंग तंत्र का निर्माण करेंगे, और बहुत सारे अंग तंत्रों से मिलकर हमारे पूरे शरीर का निर्माण होगा। इतनी बात समझ में आई? अब देखिए पाचन तंत्र। पाचन तंत्र, हम भोजन क्यों लेते हैं, क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। भाई हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, फिर भी हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे काम चलते रहते हैं। भले ही हम फिजिकल वर्क कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हम सोए हुए, लेकिन फिर भी हमें ऑक्सीजन चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना है, ऑक्सीजन चाहिए, हमें एक्सक्रीटरी जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो भी बाहर निकालने को चाहिए, हमारे बहुत सारे ऑर्गन हैं वो भी उनको भी पोषक पदार्थ चाहिए, यानी बॉडी के अंदर हमारे काम कंटिन्यू चल रहे हैं। तो उनके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी हमें कहां से मिलेगी, एनर्जी हमें मिलेगी फूड से, फूड हम ग्रहण करेंगे। तो पाचन तंत्र क्या होगा, जो भी जटिल फूड है, कॉम्प्लेक्स फूड है, उस फूड को हम ग्रहण करते हैं। कॉम्प्लेक्स फूड से मेरा क्या मतलब है, जो भी बड़े पार्टिकल हैं, यानी फूड के जो बड़े बड़े पार्टिकल हैं वो पार्टिकल हम ग्रहण करते हैं। तो बड़े पार्टिकल को हमने ग्रहण किया और उनको सरलीकृत करना, उनको छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने का जो ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है उसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। आई बात समझ में? नहीं? देखिए, भोजन के जटिल पोषक पदार्थों या बड़े अणुओं को कौन करेगा कन्वर्ट? जो भी बॉडी में जो ग्लैंड्स पाई जाती हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं, वो कुछ एंजाइम सीक्रेट करती हैं, कुछ केमिकल सीक्रेट करती हैं, और वो केमिकल क्या करते हैं, उन भोजन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में परिवर्तित करने में हेल्प करते हैं। तो भोजन के बड़े अणुओं को एंजाइम या केमिकल रिएक्शंस के द्वारा छोटे अणुओं में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, भोजन के जटिल पोषक पदार्थों या बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल व छोटे अणुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया जिस तंत्र के द्वारा होती है उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। अब ये जो पाचन तंत्र है, इस पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से ऑर्गन आएंगे? पाचन तंत्र के अंदर एक तो आता है ऑर्गन, एक आते हैं ग्लैंड्स यानी अंग और ग्रंथियां। अंग कौन कौन से आते हैं? माउथ। हमारा जो पाचन तंत्र है वो स्टार्ट कहां से होगा? माउथ से। तो माउथ, ग्रसनी, ग्लास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। इस चैप्टर के अंदर हम डाइजेशन सिस्टम का सिर्फ इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। डिटेल से हम हमारी अगली क्लास में लेंगे। नॉर्मल जो आपके स्टार्टिंग में, चैप्टर के स्टार्टिंग में जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ होता है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, फिर अंग तो ये हो गए, फिर क्या है सेकंड पार्ट पाचन तंत्र का? ग्रंथियां। ग्रंथियां जैसे लाल ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय, ये क्या है? कुछ ग्रंथियां हैं जो एंजाइम सीक्रेट कर रही है, हार्मोन सीक्रेट कर रही है। ठीक है, ये जो अंग है, ये अंग, इन सभी अंगों को हम क्या बोलते हैं? कंप्लीट रूप से आहार नाल बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। सारे अंग मिलकर क्या करते हैं? एक आहार नाल का निर्माण करते हैं, एक आहार नाल बनाते हैं। तो पाचन तंत्र के दो भाग हो गए, एक तो आहार नाल और एक ग्रंथियां। और आहार नाल में कौन कौन से अंग आएंगे? मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। तो हमारा जो भोजन है उसको हम पहले कहां से ग्रहण करेंगे? मुख से ग्रहण करेंगे। यानी पाचन तंत्र का जो स्टार्टिंग ऑर्गन है, सबसे पहला ऑर्गन है वो क्या है? माउथ है। यानी हम भोजन को माउथ से ग्रहण करते हैं। फिर वो जाता है कहां? देखिए, माउथ से हम भोजन को ग्रहण किया, फिर भोजन जाता है ग्रसनी में। ये ग्रसनी है, भोजन जाता है ग्रसनी में, और ग्रसनी से ये जो आपको नलिका दिख रही है इसको हम बोलते हैं ग्रास नली या ग्रसिका। ग्रसिका में जाता है, ग्रास नली में जाता है भोजन। फिर ग्रास नली से भोजन कहां जाता है? आमाशय में।
ठीक है। ग्रास नली से भोजन जाएगा आपका आमाशय में। ये क्या है? आपकी ग्रंथि है, यकृत। एक नॉर्मल आउटलाइन बनाई हुई है मैंने। जब हम अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा क्लियरली पढ़ेंगे तब आपको दूसरा मैं अच्छे से डायग्राम बना के समझाने वाली हूँ। अभी आप सिर्फ और सिर्फ इसके ऑर्गन देख रहे हैं, तो मैंने आपको नॉर्मली आउटलाइन बनाई हुई है ऑर्गन समझाने के लिए। तो ग्रास नली में भोजन गया, ग्रास नली से भोजन जाएगा कहाँ? आमाशय के अंदर, और आमाशय से जाएगा कहाँ पर? छोटी आंत में। देखिए ये आमाशय है और आमाशय डायरेक्ट जुड़ा हुआ है किससे? छोटी आंत से। फिर छोटी आंत जुड़ी हुई है कहाँ? बड़ी आंत से। तो भोजन आमाशय से जाएगा छोटी आंत में और छोटी आंत से जाएगा बड़ी आंत में। ये क्या है आपके? बड़ी आंत, ठीक है। बड़ी आंत, और बड़ी आंत से जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो मल द्वार के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाएगा। इस तरीके से आपका काम करता है पाचन तंत्र। ये इसमें नॉर्मल अंग होते हैं। अब देखिए इसमें ग्रंथियां कौन सी होती है? देखो ग्रंथियां होती है दो टाइप की। एक तो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं यानी बाह्यस्रावी ग्रंथियां, और एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियां। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो तो हम अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर हम अंतःस्रावी तंत्र पढ़ेंगे, तो उसमें हम अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ लेंगे। लेकिन जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां हैं वो क्या करती हैं? वो हमारे पाचन तंत्र के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करती है। डायरेक्टली पार्टिसिपेट करने से क्या मतलब है कि देखिए हमारा जो भोजन है वो मुख से ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार, ये कहीं भी यकृत में गया नहीं, लाल ग्रंथि में गया नहीं, अग्नाशय में गया नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रही है ग्रंथियां? सिर्फ हार्मोन सीक्रेट कर रही है, कुछ एंजाइम सीक्रेट कर रही है जो भोजन को पचाने में सहायक है। भोजन इनके अंदर नहीं जाता है। जैसे लीवर है, यकृत है, ये क्या करेगा? अपने एंजाइम छोटी आंत में सीक्रेट करेगा और छोटी आंत के अंदर भोजन का पाचन और अवशोषण होगा। तो ये क्या करते हैं? एंजाइम को सीक्रेट करते हैं। ये पाचन तंत्र के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते। तो बाह्यस्रावी ग्रंथियां समझ में आई क्या होती है? ऐसी ग्रंथियां या ऐसे ऑर्गन, ये भी क्या है? ऑर्गन ही है। ऐसे ऑर्गन जो पाचन तंत्र के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, वो कुछ एंजाइम और कुछ केमिकल रिलीज करते हैं जो उन ऑर्गन के लिए सहायक होते हैं। जैसे पाचन तंत्र के लिए ये क्या करेंगी? कुछ एंजाइम रिलीज करेंगी जो पाचन कराने में सहायक होंगे। तो इस तरीके से ये ग्रंथियां काम करती हैं। तो ये जो ग्रंथियां हैं वो एक तरह से आहार नाल का पार्ट नहीं बोल सकते, आहार नाल के अंदर नहीं आती हैं क्योंकि आहार नाल में फूड आता है और ये एंजाइम सीक्रेट करती हैं, ठीक है। तो पाचन तंत्र के दो भाग हैं, एक तो आहार नाल और एक ग्रंथियां। आहार नाल में आएंगे आपके 7 ऑर्गन, मुख, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मल द्वार। फिर आएंगी ग्रंथियां। ग्रंथियां हैं 3, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। यानी आहार नाल जो है वो आपकी मुख से लेकर मल द्वार तक, मुख से स्टार्ट होती है और मल द्वार पर जाकर खत्म हो जाती है। यानी आहार नाल जो है उसको हम पोषण नाल भी बोलते हैं, पोषण नाल भी बोलते हैं। ये जो है वो 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है, 8 से 10 मीटर तक लंबी होती है। इसको हम पोषण नाल भी कहते हैं। मुख से स्टार्ट होती है और मल द्वार पर जाकर खत्म हो जाती है। देखो आहार नाल के कार्य क्या है कि आहार नाल में कौन कौन से कार्य हो रहे हैं। तो आहार नाल में एक तो आहार नाल में हम क्या करेंगे? भोजन को ग्रहण करेंगे। भोजन को किससे ग्रहण करते हैं? मुख से ग्रहण करते हैं। और मुख भी किसका पार्ट है? आहार नाल का पार्ट। तो आहार नाल के अंदर हमने भोजन को ग्रहण किया, तो भोजन को ग्रहण करना एक तो ये कार्य हो गया। फिर भोजन का पाचन करना यानी उसको सरलीकृत करना, सरलीकृत करना, भोजन का पाचन करना, उसका अवशोषण करना, फिर अपशिष्ट पदार्थों को मल द्वार के द्वारा बाहर निकालना, ये कार्य हो जाएंगे आहार नाल के। तो देखिए आहार नाल के कार्य सबसे पहले तो भोजन को ग्रहण करना, फिर भोजन को सरलीकृत करना और उसको पचाना, फिर पचित जो आहार है, पचित जो भोजन है उससे अवशोषण करना, किसका? जो भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन जो भी हैं उन सबका अवशोषण करना, ये होगा आहार नाल के द्वारा। फिर भोजन को मुख से मल द्वार तक पहुंचाना, यानी भोजन को मुख से मल द्वार तक पहुंचाएगा, ये आहार नाल के कार्य हैं। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है आहार नाल के कार्य बताइए, ठीक है ना। तो आहार नाल के ये कार्य हैं। अब देखिए आहार नाल में जो भोजन है वो मुख से मल द्वार तक कैसे पहुंचता है? तो वो पहुंचता है संवर्णी पेशियों की सहायता से। किसकी सहायता से? संवर्णी पेशियों की सहायता से। ये संवर्णी पेशियां क्या हैं? संवर्णी पेशियां जो हैं वो आहार नाल के अंदर पाई जाती है और ये भोजन को
क्रमानुकुंचन गति के द्वारा मुख से मल द्वार तक पहुंचाने का कार्य करती है। इनका क्या कार्य हो जाएगा, संवर्णी पेशियां जो है वो मुख से ग्रहण किया गया भोजन आहार नाल में संवर्णी पेशियों के संकुचन और विस्तार से ये क्या करते हैं, एक बार संकुचित होते हैं, एक बार फैलती है, एक बार संकुचित होती है, एक बार फैलती है। तो इनके संकुचन और फैलाव से, संकुचन और विस्तार से क्या होता है, भोजन आगे गति करता है और मुख से मलद्वार तक पहुंचता है। तो इसका क्या कार्य हो जाएगा, संवर्णी पेशियां भोजन, पचित भोजन तथा अवशिष्ट की गति को नियंत्रित करती हैं। तो संवर्णी पेशियों का क्या कार्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ भी है और आगे पूछा भी जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, संवर्णी पेशियों का कार्य बताइए। तो संवर्णी पेशियों का क्या कार्य है, पचित भोजन को गति देना, पचित भोजन की गति को नियंत्रित करना, ये कार्य है संवर्णी पेशियों का। नियंत्रित कैसे करेंगी, संवर्णी पेशियों के अंदर संकुचन और विस्तार होगा जिससे भोजन गति करेगा। तो ये है संवर्णी पेशियों का कार्य। तो इस चैप्टर के अंदर जो आपकी एक्सरसाइज दी हुई है लास्ट में, उसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ है कि संवर्णी पेशियों का क्या कार्य है। एक तो वो क्वेश्चन दिया, हम साथ साथ क्वेश्चन भी डिस्कस करते चलते हैं। उसमें आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो लघुत्रात्मक क्वेश्चन है, उनमें आपके क्वेश्चन दिया हुआ है कि पाचन तंत्र में काम में आने वाले अंग बताइए कि पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग काम में आते हैं। तो पाचन तंत्र के अंदर ये अंग काम में आते हैं, मुख, ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, लास्ट में आपको वो क्वेश्चन भी हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे, क्योंकि बाद में हम दोबारा से उनको यहाँ पर लिखे तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो साथ साथ हम उनको डिस्कस करते चलते हैं। जैसे आपके 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पाचन तंत्र को परिभाषित कीजिए। तो पाचन तंत्र को आप कैसे परिभाषित करोगे कि जो भोजन है उसके जटिल पदार्थों को एंजाइम और रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा सरल पदार्थों में, छोटे पदार्थों में परिवर्तित करने का प्रक्रम जिस तंत्र के द्वारा किया जाता है उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो ये आप उसमें डेफिनेशन लिख सकते हो। तो ये है आपके पाचन तंत्र का एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब इसके अंदर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मुख के बारे में, ग्रसनी, ग्रसिका, ये जो भी ऑर्गन है इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, कीप स्टडी।